नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्रॉग सेल सेट कंपनी के बारे में। एक्चुअली हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्न देन अर्न। सबसे पहले हम लोग कंपनी के जर्नी के बारे में बात करेंगे। साल 2004, उस टाइम पे इंडिया में सबसे पहले सीडीएमए रिपीटर सेल करना चालू किया इस कंपनी ने, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने इन लोगों ने ही सबसे पहले लाया। और उस टाइम पे सबसे पहला क्लाइंट इन लोगों का हुआ आरकॉम, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन। उसके बाद 2005 साल में कंपनी ने सबसे पहला अपना खुद का सीडीएमए रिपेयर सेंटर खोला था। 2006 साल में कंपनी ने एक दूसरा नया मॉडल लॉन्च किया और बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंडिया में लाके सेल करना चालू किया, जो कि एक नया बिजनेस मॉडल था उन लोगों के लिए। ट्रेडिंग के साथ साथ जो नया प्रोडक्ट उन लोगों ने लाया वो था जीएसएम रिपीटर, और इसके साथ दो नए क्लाइंट भी कंपनी के साथ जुड़ चुके थे, नोकिया और एयरटेल। 2007 में कंपनी ने दूसरा एक नया सर्विस चालू किया जो था आईएनसी सर्विसेज, मतलब इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विसेज। कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करना चालू किया खुद के इन हाउस रिपीटर्स के ऊपर, और कंपनी के साथ दूसरा एक और कंपनी जुड़ चुका था उस टाइम पे, जो था एरिक्सन। साल 2008 में कंपनी ने पहली बार अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया देहरादून में, और इतने दिन से कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था अपने इन हाउस रिपीटर्स के ऊपर, वो अब देहरादून में उन लोगों ने बनाना चालू किया। 2010 में कंपनी ने और भी नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, और उनमें से एक था WCDMA रिपीटर, मतलब 3G रिपीटर्स, और उसके साथ इन बिल्डिंग एक्सेसरीज, जिसको यूज करके अच्छा सा मोबाइल टावर कवरेज मिलता है बड़े से बिल्डिंग के अंदर, मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट से लेके 5 लाख स्क्वायर फीट के बिल्डिंग्स के अंदर। साल 2012 से 14 में कंपनी एक और नया प्रोडक्ट लाया जो था LTE, मतलब 4G रिपीटर जंपर, और इसके साथ BTS, मतलब बेस ट्रांस रिसीवर सर्वर। BTS असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलुलर नेटवर्क, यानी कि मोबाइल नेटवर्क्स का। इसका काम होता है सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स और मोबाइल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको सही रखना। साथ में कंपनी के साथ एक और नया क्लाइंट ज्वाइन हुआ जो कि था वोडाफोन। उसके बाद 2015 में कंपनी ने फिर से नोएडा में एक और नया प्रोडक्शन साइट ओपन किया। साल 2016 में कंपनी जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता था अपने इन हाउस रिपीटर्स के लिए, उस पर DSIR, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से अप्रूवल मिल गया, जो कि एक काफी अच्छी और रेपुटेशन की बात थी। 2017 से 2021 साल के अंदर कंपनी ने बहुत सारा खुद का नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किया जो थे ऑप्टिकल DAS, CPRI जंपर, RET केबल, SFP और स्मॉल सेल एंटेना। ये सब नेटवर्क के कोर कंपोनेंट्स हार्डवेयर है, और इसी साल कंपनी NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। कंपनी ने एक एप्लीकेशन किया था एक प्रोडक्ट लाइन के लिए जो कि PLI स्कीम के अंदर आता है। PLI स्कीम मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब है जो भी कंपनी खुद का हार्डवेयर मैन्युफैक्चर और डिजाइन अपने देश इंडिया में करेगा, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेंगी। 2023 से 2024 में कंपनी यूके में भी एक कंपनी चला रहा है जिसका नाम है गॉर्फ यूके लिमिटेड। इसका सीधा मतलब है कंपनी यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी कंपनी का एक्सपेंशन कर रहा है। और फाइनली इसी साल कंपनी के साथ इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री का कंपनी जियो भी जुड़ चुका था। तो ये रहा कंपनी का एक छोटा सा जर्नी का रिव्यू। आइए आप थोड़ा कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। कंपनी बेसिकली 6 तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। नंबर 1, इंटरफेस मिटिगेशन सिस्टम, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये एक पेटेंट किया हुआ सोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन में सब सिग्नल आके रिसीव होता है, और ये ऑप्टिक्स अगर BTS, मतलब बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन साइट में इंस्टॉल करे तो सिग्नल क्वालिटी अच्छा आता है और कोई भी सिग्नल इंटरफियरेंस नहीं होता है। नंबर 2, ये कंपनी नेटवर्क एक्सेस
एक्सेसरीज बनाता है, जैसे कि जंपर्स। जंपर्स का मतलब है एक नेटवर्क केबल जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को फिजिकली कनेक्ट करता है। इसका एक आसान एग्जांपल है RJ45 केबल। नंबर 3 CPRI मतलब कॉमन पब्लिक रेडियो इंटरफेस। ये असल में वायरलेस नेटवर्क के यूज होने वाले कंपोनेंट्स के अंदर कनेक्शन को बरकरार रखता है। नंबर 4 RET केबल मतलब रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट केबल। ये केबल से एंटेना को रिमोटली एडजस्ट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर से बहुत सारा इनपुट सिग्नल को कंबाइन करके एक आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कुछ तरह से स्विच या फिर फाइबर ऑप्टिक्स के जैसा होता है। नंबर 6 फिल्टर्स मतलब ये मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों लेवल में भी हो सकता है। ये नेटवर्क में ट्रैफिक और ब्लॉकिंग सिस्टम बनाता है। अब कौन सा चीज चाहिए वो यूजर के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर 7 SFP मतलब स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ये एक छोटा सा स्वैपेबल नेटवर्क डिवाइस होता है जो एक नेटवर्क केबल या फिर फाइबर केबल को सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। नंबर 8 है डिजिटल रिपीटर। ऐसा एक डिवाइस है ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में कमजोर सिग्नल को कैच करके उसको स्ट्रेंथ देके पावरफुल सिग्नल बनाता है, जिससे एंड कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। नंबर 9 है ऑप्टिकल डैश मतलब एंटेना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से फाइबर ऑप्टिक के साथ बहुत सारा मोबाइल ऑपरेटर सिग्नल यूज करके एक अच्छा मोबाइल सिग्नल थ्रो किया जाता है। और फाइनली है नंबर 10 एंटेना। ये हम लोग जानते ही है, कोई भी नॉर्मल सा सिग्नल को कैच करने के लिए एंटेनास का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा कंपनी के एंटेनास ये कंपनी बनाता है। अब ये तो था कंपनी के प्रोडक्ट्स का लिस्ट। आइए अब थोड़ा देखते हैं कंपनी कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर 1 बिल्डिंग्स के अंदर यानी कि बहुत बड़े बिल्डिंग्स के अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं या टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये काम इस कंपनी को दिया जाता है देखने के लिए। नंबर 2 एक्टिव DAS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एंटेना सिस्टम एक वायरलेस कम्युनिकेशन सोल्यूशन है जो एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर मोबाइल कवरेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि बड़े बिल्डिंग में सिग्नल की कोई कमी ना हो। या फिर बड़ा सा स्टेडियम के अंदर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि ये कंपनी करती है। नंबर 3 है पैसिव DAS। ये एक्टिव DAS जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा सस्ता होता है क्योंकि ये नियरेस्ट मोबाइल टावर का सिग्नल को सोर्स के हिसाब से यूज करता है। इधर में होने वाला नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि कोएक्सियल केबल होता है, स्प्लिटर होता है, कपलर होता है, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करके एक अच्छा सा नेटवर्क कवरेज क्रिएट करता है। इन सब चीजों को ये कंपनी इंस्टॉलेशन और कमीशन करता है। नंबर 4 स्मॉल सेल। स्मॉल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो मोबाइल नेटवर्क रिपीटर जैसा काम करता है। ये हाईली कॉन्जेस्टेड एरिया में रहता है और वहां अच्छा सिग्नल क्वालिटी भेजने के लिए कंपनी इस चीज का इस्तेमाल करता है। नंबर 5 कंपनी नेटवर्क मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत कुछ रहता है जैसे कि ऑपरेशन, कमीशनिंग, मॉडिफाई, ट्रबल शूटिंग और रेक्टिफिकेशन। और फाइनली कंपनी RFI सर्वे भी करता है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ कैसे काम चल रहा है, कोई इंटरफियरेंस हो रहा है कि नहीं, वो चेक करता है ये कंपनी। तो फिलहाल ये तो रहा कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है और कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है यानी कि ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अब आइए कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 397 करोड़ और जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी शेयर प्राइस चल रहा है 256 रुपए का, लेकिन कंपनी का शेयर 458 रुपए तक जा चुका है। मतलब कंपनी का शेयर अभी 44% डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी का स्टॉक पीई रेशियो है 16.8 और इसके अगेंस्ट में इंडस्ट्री पीई है 22.8। मतलब इंडस्ट्री पीई के हिसाब से कंपनी अभी सस्ता मिल रहा है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.50 जो एक अच्छा साइन है वैल्यूएशन के हिसाब से। फिलहाल कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है, डिविडेंड यील्ड है 0% का। कंपनी का ROC मतलब रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है 21.4% और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.2% जो अच्छा नंबर है हिसाब
से देखा जाए तो कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.19 जो बहुत ही कम है और ये चीज ये दर्शाता है कि कंपनी कितना अंडर वैल्यू है फिलहाल। अच्छा, मैं इधर पे थोड़ा समझा देता हूँ कि पीईजी रेशियो का मतलब क्या है। पीईजी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक का पीई रेशियो है 20 और कंपनी का एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है 20% का, तो इस हिसाब से पीईजी रेशियो होगा 20 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1। सो बेसिकली पीईजी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, इससे माना जाएगा अंडर वैल्यू स्टॉक है। और आप अगर देखेंगे ये कंपनी पीईजी रेशियो है 0.19 जो कि 1 से बहुत ही कम है, तो आप लोग समझ रहे हो कि स्टॉक फिलहाल कितना अंडर वैल्यूड है। कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ है 20.3% और पिछले 5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 88.5% का, जो कि काबिले तारीफ है। कंपनी का डेप्ट है 20.2 करोड़ का और उसके अगेंस्ट में रिजर्व है 143 करोड़ का। तो हिसाब से ये कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.13। ये कंपनी के लिए अच्छा है। मैं मानता हूँ जितना डेप्ट कम होगा उतना ही अच्छा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताइएगा। फिलहाल कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है जो काफी अच्छा है कंपनी के लिए। अब आइए कंपनी का कुछ प्रोज एंड कॉन्स यानी कि अच्छा और बुरा देखते हैं। एनालिस्ट और इन्वेस्टर ये मानते हैं कंपनी आने वाले क्वार्टर में अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट देगा। ये एक्सपेक्टेशन का रीजन है 1 स्ट्रॉन्ग डिमांड है कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, नंबर 2 इंडस्ट्री का ट्रेंड बुलिश है और 3 पॉजिटिव गाइडेंस है कंपनी की तरफ से। कंपनी लास्ट 5 ईयर में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है जो है 88.5% कैगर। अब आइए कुछ कॉन्स के बारे में जानते हैं यानी खराब चीजों के बारे में जानते हैं। कंपनी कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट करने के बावजूद कोई भी डिविडेंड पे नहीं करता है इन्वेस्टर्स को। डेब्टर डेज इंक्रीज हुआ है 92.7 डेज से 132 दिन तक, जो अच्छा नहीं है। कंपनी पेमेंट कलेक्ट करने का दिन इंक्रीज होना कोई भी अच्छी बात नहीं है। जितना कम टाइम में पैसा कंपनी के पास आएगा उतना ही अच्छा है। अब आइए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का सेल्स दिसंबर 2022 से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जून 2024 में सेल्स थोड़ा डाउन हो गया। उसके बाद सितंबर 2024 में इंक्रीज होके हुआ 43.77 करोड़ रुपए। उसके बाद दिसंबर 2024 में सेल्स पिछले क्वार्टर से डबल से भी ज्यादा होके हुआ 91.15 करोड़। फिर से मार्च 2025 में सेल्स डाउन होके हुआ 48.48 करोड़। सेल्स में हम लोगों को 2024 में बहुत ही फ्लक्चुएशंस दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को ये दिखेगा कि मार्च 2024 से मार्च 2025 मतलब ईयर ऑन ईयर में सेल्स इंक्रीज ही हुआ है। देखते हैं आगे के क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है जो कि बहुत ही कम है, लेकिन है। अगर आप लोग इंटरेस्ट का नंबर देखेंगे तो दिखेगा आप लोगों को कि इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सितंबर 2024 तक इंटरेस्ट ठीक ठाक था 7 लाख का, लेकिन उसके बाद से इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लगता है कंपनी अच्छा खासा लोन लिया है, जो आप लोगों को कैश फ्लो एनालिसिस के टाइम अच्छे से देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे नेट प्रॉफिट का नंबर जो कंपनी घर लेके जा रहा है। इस नेट प्रॉफिट में नंबर्स बहुत ही अनस्टेबल है, कभी कम कभी ज्यादा। मार्च 2024 में 6.60 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन ज्यादा टैक्स पे करने के रीजन से मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट में बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ा है। अब आइए थोड़ा एनुअल रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ आप लोगों को नंबर्स कुछ अलग दिखेगा। सिर्फ मार्च 2019 में सेल्स डाउन दिखेगा, पर उसके बाद से हर साल दिखेगा सेल्स फिगर इंक्रीज ही हो रहा है, जो अच्छा है कंपनी ग्रोथ के लिए। मार्च 2019 में सेल्स हुआ था 60 करोड़ का, मार्च 2020 में सेल्स हुआ था 87 करोड़ का, मार्च 2021 में 120 करोड़ का। ऐसे ही करते करते मार्च 2025 में सेल्स किया है कंपनी ने 219 करोड़ का। अगर देखा जाए तो मार्च 2019 से मार्च 2025 तक कंपनी सेल्स ग्रोथ हुआ है 265% 6 सालों में। सेल्स कम होने के कारण मार्च 2019 में कंपनी का लॉस हुआ था 4 करोड़ का, लेकिन उसके बाद से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ मार्च 2024 में एक्सपेंसेस के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट डंप हुआ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2020 से इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 से मार्च 2025 तक कंपनी नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। लगभग
2300% का, जो कि काफी अच्छा नंबर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक ठाक यानी कि ओके कंडीशन में है। यहाँ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोगों को दिखेगा मार्च 2019 और मार्च 2025 को छोड़ के बाकी सब साल पॉजिटिव में है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर्स जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए, क्योंकि तभी तो कंपनी एम्प्लॉयज को सैलरी, इन्वेंटरी, एड और लोन का इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखा जाए। यह नंबर्स हमेशा माइनस मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है बाहर कंपनी एक्सपेंशन के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2023 और मार्च 2024 में कंपनी ने मैसिव इन्वेस्ट किया है इन दोनों सालों में। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये सेक्शन में नंबर्स भी नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो मतलब कंपनी लोन को चुका रहा है, लेकिन यहाँ आप लोगों को दिखेगा ज्यादातर साल में नंबर्स पॉजिटिव है, मतलब कंपनी लोन ले रहा है। अब लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन लेके बिजनेस किया जाता है, लेकिन ज्यादा लोन लेना कंपनी के लिए मुसीबत बन सकता है। अब जैसे कि मार्च 2023 में 35 करोड़ का लोन लिया था कंपनी ने, उसके बाद मार्च 2025 में 15 करोड़ का लोन लिया था। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर रहा था तभी बोला था कि कंपनी लोन ले रहा है अच्छा खासा, तभी कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब कंपनी का गुड्स से कैश में ट्रांसफॉर्म होने में कितना दिन समय लगता है। मार्च 2020 से मार्च 2021 में डिक्रीज होके हुआ था 58 दिन का, लेकिन उसके बाद से लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न में नॉर्मल सा पैटर्न दिखेगा, जैसे कि प्रोमोटर्स जो कंपनी को चलाते हैं उन लोगों का स्टेक है मार्च 2025 में 72.66% और पब्लिक का है 27.05%। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है स्टेक सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक। अब आइए फाइनली देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट और उनके विजन का एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। कंपनी का विजन है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 5000 मिलियन करना और एबिटा को 750 मिलियन करना, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग एक टास्क है। देखते हैं कंपनी ये कर पाता है कि नहीं। कंपनी फिलहाल एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। कंपनी का फोकस है यूरोप और अफ्रीका में एक्सपेंशन करे अच्छे से। ग्लोबल DAS मार्केट कुछ $1 बिलियन का है, जो कंपनी का टारगेट भी है। इंडियन ब्रॉडबैंड सर्विस का मार्केट अपॉर्चुनिटी 2024 में $16.32 बिलियन से $35.85 बिलियन का है, जो कंपनी पॉजिटिवली सोच रहा है। उसके बाद इंडिया में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हुआ है, जो कि है 687 मिलियन से 944 मिलियन तक। उसके बाद इंडियन वीडियो सर्वेलेंस मार्केट 2025 में $4.40 बिलियन का हुआ है, लेकिन 2030 तक कंपनी को दिख रहा है कि $7.12 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है। साथ में इंडियन सर्वेलेंस IP कैमरा मार्केट 2025 में 2.17 बिलियन का है, लेकिन 2030 तक कंपनी को $4.19 बिलियन का अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में भी दिख रहा है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को फ्रॉग सेलसेट कंपनी के बारे में एक अच्छा डिटेल एनालिसिस मिला होगा। आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है, कोई स्टॉक या शेयर्स बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्टॉक या शेयर बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में किसी और नए कंपनी के साथ डिटेल एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।